करके जिस प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया गया है, वो लाकुलिश योगा यूनिवर्सिटी, એમાં ચાલુ થઈ ગયું જુઓ તો उसके અવાજ अंतर्गत नहीं આવતો आईकेएस विकी सेंटर। आवाज आ रही है ठीक से सभी को? ओके। सो आईकेएस विकी सेंटर, लाकुलिश योगा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर निहाल दवे जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आप सभी को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मेरा ज्ञान आप सभी के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया। और अधिक समय ना लेते हुए सीधे जो विषय मुझे दिया गया है, उस विषय के बारे में हम लोग आज कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आज का विषय है इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंट्रोडक्शन एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसे हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहते हैं। जैसा मुझे बताया गया था कि बहुत सारे युवा इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके काम की और उनके लिए आवश्यक जो जो भी इस विषय से जुड़ी हुई बातें होंगी, वो यहाँ पे प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास होगा। शायद माइक शुरू है वहाँ का, बंद करेंगे तो ठीक रहेगा। सो आज के इस सेशन में तीन चार बातें हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय ज्ञान परंपरा की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या क्या आता है। कई बार हमें लगता है कि इसमें क्या केवल संस्कृत आएगा, क्या इसमें कोई मैन्युस्क्रिप्ट ही आएगी। कई बार किसी को लगता है कि ये तो कल्चर का टॉपिक है, संस्कृति से जुड़ी हुई बातें इसमें आएंगी। कई बार ऐसा भी लगता है कि जो आर्कियोलॉजिकल यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी बातें होती है, वही जो बातें हैं वो इसमें आएगी। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक्चुअली आता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व होती है, यानी उसकी रिपोजिटरीज कौन सी है, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है। यानी अगर हमें कोई पूछे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में आने वाले 10 सब्जेक्ट्स के नाम बताओ, तो वो कौन से हैं, वो कौन से डिवीजन में आते हैं, उसका सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा पे अगर हमें काम करना है, तो उसके लिए सोर्सेस एंड रिसोर्सेस कौन से अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा का इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आज के हाईलाइटिंग पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा की डेफिनेशन क्या बताई जाती है। तो जनरली बताया जाता है, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द रीच हेरिटेज एंड नॉलेज क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड बाय इंडियंस ओवर सेवरल मिलेनिया इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसका मतलब होता है, ये जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, लेकिन इसके डिटेल में हम लोग जाए तो दो तीन बातें यहाँ पे हमें दिखती है। सबसे पहले है द रीच हेरिटेज एंड नॉलेज। इसका मतलब इसमें क्या आ रहा है कि हेरिटेज यानी जो ज्ञान जिसे हम लोग हमारी संस्कृति परंपरा में, जैसे वेद हो तो मौखिक परंपरा कहते हैं, या लोहार का हो या कुम्हार का काम होता है, तो वो एक स्किल बेस्ड यानी लाइवली प्रैक्टिकल बेस्ड कल्चर होता है, जो हमारा हेरिटेज होता है और जो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता है। तो इस प्रकार का जो कुछ भी हेरिटेज है वो। दूसरा, नॉलेज। अब नॉलेज में जो जो भी ज्ञान परंपराएं इस भारत भूमि पे या भारतवर्ष में जिसकी उत्पत्ति हुई या जिसका वहन किया गया, या जिस जो बाहर की कुछ ज्ञान शाखाएं थी वो यहाँ पे आने के बाद उनके इसमें जो कुछ भी नई बातें ऐड हुई, इसलिए नॉलेज क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड। क्रिएटेड का मतलब होता है जो यहाँ से आता है, जैसे वेद हो या दर्शन शास्त्र हो या फिर पुराण हो या इतिहास हो, हम सभी को पता है, या अलग अलग फिलोसॉफीज हो, वो यहाँ पे वी कैन से दैट दे आर क्रिएटेड हियर। बट व्हाट इज एक्वायर्ड, तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे हम बताते हैं कि मुगलों का या बहुत सारे अंग्रेज हो या पोर्तुगीज हो, उनका आक्रमण भारतवर्ष पे हुआ, लेकिन जब वो वहां से यहाँ आए तो उनके जो संस्कार थे, उनकी जो संस्कृति थी,
वो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने भी यहाँ की संस्कृति के द्वारा, यहाँ के नॉलेज नॉलेज हेरिटेज के द्वारा अपने आप में कुछ परिवर्तन लाया, कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ अपडेशंस किए। इसलिए हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड। सो क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड बाय इंडियंस ओवर सेवरल मिलेनिया इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का क्या मतलब होता है? जो इस भारतवर्ष में है। लेकिन यहाँ पे दो तीन प्रश्न हमारे सामने आएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और वो भारतीय संस्कृति का वहन करता है, जैसे हम लोग विश्व योग दिन मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा में भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ का यहाँ की जो योगिक परंपरा है या यहाँ का जो योगिक नॉलेज है उसको लेकर के अगर वो वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, उस प्रकार की लाइफ स्टाइल अगर वो जी रहा है, तो क्या उसके द्वारा होने वाला रिसर्च या उसके द्वारा होने वाली चर्या, इसको क्या हम लोग आईकेएस के अंडर योगा के केस स्टडी में ले सकते हैं क्या? तो वो तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर का होगा। तो इसलिए थोड़ा और डिटेल में इस विषय की या आईकेएस की व्याप्ति देखने के दृष्टिकोण से इन तीनों शब्द का थोड़ा डिटेल्ड मीनिंग भी हम लोग देखते हैं। पहला शब्द यहाँ पे आता है इंडियन। जैसे मैंने अभी अभी कहा, इसमें तीन बातें जुड़ेगी। सबसे पहला होगा कि जो नॉलेज या जो परंपरा इस भारत भूमि पे है, भारतवर्ष में है। दूसरा, जो अगर कोई कमेंट्रीज है या भाष्य है, तो भारतीय नॉलेज की ऊपर भाष्य लिखे गए, जैसे वेबर हो या अलग अलग चित है जिन्होंने वेदों के ऊपर भाष्य किए। तो यहाँ के नॉलेज साहित्य के ऊपर, नॉलेज कंटेंट के ऊपर अगर कोई कमेंट्रीज लिखता है, भाष्य लिखता है, भले ही वो बाहर का हो, लेकिन उसको हम लोग इसके सेकेंडरी रिसोर्सेज करके ले सकते हैं। तीसरा आता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ का कल्चर और यहाँ का लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल विजडम लेकर के, यानी भारतीय दृष्टिकोण लेकर के अगर कोई भारतवर्ष के बाहर भी अपने अपने क्षेत्र में उसका कुछ प्रभाव डालता है, उसके बारे में कुछ रिसर्च करता है या उसका इम्प्लीमेंटेशन करके एक स्टडी प्रोवाइड करता है, तो ऐसे भी बातें इंडियन इस शब्द में यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम में आती है। दूसरा शब्द यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नॉलेज। अब नॉलेज को जनरली हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं ज्ञान। लेकिन एक प्रश्न मेरे सामने आया था जब इंडियन नॉलेज सिस्टम ये डिवीजन नया नया बना था। सौभाग्य से जब ये डिवीजन एस्टेब्लिश हुआ तब से मैं इसका न्यू दिल्ली में जब ये मिनिस्ट्री के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ तब से मैं इसका भाग रहा हूँ। तो मुझे भी एक प्रश्न था कि क्या हम लोग कभी इंडियन नॉलेज सिस्टम में ज्ञान पढ़ाएंगे या ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे? तो क्या सच में ये ज्ञान इतना आसानी से या सहज रूप से मिलता है? क्योंकि मैंने तो सुना था कि जितने भी संत हो, सत्पुरुष हो, महापुरुष हो, साधक हो, योगी हो या अनुसंधान करने वाले बड़े बड़े व्यक्तिमत्व हो, तो उन महापुरुषों को, किसी को कड़ी तपस्या करने के बाद, किसी को कड़ी साधना करने के बाद, किसी को अपने कर्मयोग के बाद, तो बहुत साल व्यतीत करने के बाद उन्हें दे वेर एनलाइटन्ड बाय द नॉलेज। जैसे भगवान महावीर हो या भगवान गौतम बुद्ध भी है, तो हम लोग कहते हैं कि कुछ तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये ज्ञान यानी निश्चित रूप से है क्या? क्या ये वो ज्ञान है जो पुस्तक पढ़ के हमें मिलता है? क्या वो ज्ञान है जो पुस्तक पढ़ने के बाद भी जब प्रैक्टिकल, जब ग्राउंड पे हम लोग उतरते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं? क्या वो ये इंफॉर्मेशन है जो हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं? सो इसी ज्ञान को लेकर के मैं कई ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि ज्ञान का सीधा मतलब क्या होता है? तो जो उन्होंने मुझे बताया वही मैं यहाँ पे बताता हूँ। उन्होंने बताया कि परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो उसके तीन पायदान उन्होंने मुझे बताया। पहला उन्होंने बताया शास्त्र, दूसरा बताया विज्ञान, तीसरा बताया ज्ञान। अब शास्त्र यानी क्या है? अब शायद हम सभी लोग योग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो हमें ये बातें बता रही होंगी, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो शास्त्र क्या है? तो इसकी एक व्युत्पत्ति आती है, शासनात् त्रायते इति शास्त्र। इसका मतलब होता है कि शासनात् त्रायते, त्रायते यानी तारण करने वाला, तारने वाला, शासन यानी डिसिप्लिन के साथ। तो जब कोई भी ज्ञान ये कंटेंट के फॉर्मेट में, या जिसे आज हम लोग कहे तो आज का जैसे हमारा करिकुलम होता है, तो वो जो करिकुलम होता है
वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों का उसमें कल्याण हो, और उसको एक फ्रेमवर्क में रखा जाता है, यानी एक डिसिप्लिन के साथ वो सामने रखा जाता है। फिर उसी डिसिप्लिन के साथ उस पर आधारित प्रश्न, उस पर आधारित परीक्षाएं, उस पर आधारित सर्टिफिकेशन, उस पर आधारित इंटर्नशिप, उस पर आधारित रिसर्च पेपर हो या पीएचडी हो या फर्दर कोई भी प्रोसेस हो, तो एक स्ट्रक्चर उसके साथ बनाया जाता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं शास्त्र। जैसे आज भी पॉलिटिकल साइंस हो तो हम लोग उसे राज्य शास्त्र कहते हैं, साइकोलॉजी हो तो मानस शास्त्र कहते हैं। तो जितने भी डिसिप्लिन आप देखेंगे, भौतिक शास्त्र हो या रसायन शास्त्र हो, तो या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र हो, तो उसे हम लोग जनरली शास्त्र के साथ जोड़ते हैं। फिर मैंने उन स्कॉलर्स को पूछा कि अब विज्ञान क्या है? ठीक है, ये तो शास्त्र हो गया, तो विज्ञान क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब ये थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के, किसी भी शास्त्र को लेकर के, जब आप उसको समाज में इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेके जाते हो, तो उसको लागू करने के लिए आपको और भी कुछ अलग-अलग स्किल्स या अलग-अलग ज्ञान शाखाओं का भी सहाय लेना पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर दूँ, तो मान लीजिए कि मैं किसी घराने में या फिर किसी कॉलेज में मैंने संगीत में एमए और पीएचडी की, या किसी घराने में मैं संगीत की ट्रेनिंग लिया, सीख लिया। लेकिन जब मुझे अभी किसी बैठक पे जाना है, कोई परफॉर्मेंस देना है, उस समय मैं क्या करता हूँ, तो पहले तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे इवेंट होने वाला है वहाँ की रचना कैसी है, कितने लोग आगे बैठेंगे, स्टेज कहाँ पे है, यानी मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि जब परफॉर्मेंस होता है तो माइक ठीक है क्या, उसमें इको है क्या, उसका साउंड का जो फीडबैक है वो बराबर लगा है क्या, वो मुझे मिल रहा है क्या। यानी अब अभी हम लोग कहेंगे कि ये तो साउंड इंजीनियरिंग में जाएगा, लेकिन इसके बारे में भी मुझे नॉलेज रखना पड़ता है। तीसरा होता है, अगर मैं वहाँ से कुछ अर्थ सहाय्य या कुछ ले रहा हूँ, तो वो किस प्रकार से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो उसके लिए यानी अभी हम बोल सकते हैं कि ये फाइनेंस वाला पार्ट तो कॉमर्स में जाता है, लेकिन वो भी मुझे देखना है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ, उस समय ऑडियंस जो मेरे सामने बैठा है, उसके एक्सप्रेशन कैसे है, उसकी डिमांड क्या हो सकती है, उसके सामने मेरा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, मेरे एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए। अगर ये सब बातें भी अ, हम लोग देखें, तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी या ये प्रेजेंटेबल जो बातें होती है, जो आजकल बहुत हम लोग मॉडर्न इसमें देखते हैं, तो वो भी मुझे अपनानी पड़ती है। सो संगीत शास्त्र पढ़ के ही नहीं होता, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो अलग अलग नॉलेज पार्ट होता है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं आत्मसात करना पड़ता है। सो ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग होती है, वो भी मुझे डेवलप करनी पड़ती है। सो इसी को उन्होंने कहा विशेष ज्ञान, कि शास्त्र के बाद उसके संबंधित और जो ज्ञान है उसको भी हमें समाहित करना पड़ता है। ये हो जाता है विज्ञान, जो डायरेक्टली थेरोटिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन में या प्रैक्टिकल में ला रहा है। और बाद में मैंने पूछा कि फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति क्या है, तो उन्होंने बताया द रिगरस प्रैक्टिस द रिगरस प्रैक्टिस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शास्त्र थ्रू द मीडियम ऑफ विज्ञान। यानी जो कुछ मैंने थ्योरी में पढ़ा, उसका जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, वो इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त वो मेरे एक जीवन का एक भाग हो जाता है, वो मेरे एक दैनिक दिनचर्या का एक भाग हो जाता है। और ये करते करते फिर एक दिन क्या होता है, उन्होंने कहा द रिगरस प्रैक्टिस विल कीप यू टू द एनलाइटनमेंट ऑफ नॉलेज। एक दिन आपको ज्ञान प्राप्ति होती है। जैसे कुछ उदाहरण, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज जी का उदाहरण देखिए, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। अब ये क्या करते थे, ये भक्ति संप्रदाय के तो थे ही, लेकिन इनका काम था, ये खेती करते थे। तो खेती करते करते वहां पे उन्होंने देखा कि वृक्ष से ही बीज निकलता है, बीज से ही वृक्ष निकलता है। वो कहते हैं अणुरणीय तोकडा तुका आकाशा एवढा। तो अणु रेणु या आकाश का कंसेप्ट है, वो भी वो वहीं पे उनको, यानी यूनिवर्स के साथ जो उनका काम है वो करते करते उन्हें पता चलता है। तो यही क्या है कि अपना प्रोफेशन करते करते, अब हो सकता है कि हम लोग अलग अलग स्ट्रीम से हो सकते हैं, कोई आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, इंजीनियरिंग से हो, लेकिन जो हमें दिया गया है, जो हमारा मूल है, उसको ही ठीक तरीके से समझ के जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें आत्मिक और भौतिक, यानी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, दोनों बातों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है।
आप कौन सा भी उदाहरण लीजिए, संत कबीर जी का लीजिए, वो भी कहते हैं कि अलग अलग धागों से एक ही चदरिया झिंझिरे, आपने सुना होगा वो भी सॉन्ग। अलग अलग धागों से एक वस्त्र बनता है, अगर वो वस्त्र, लेकिन धागे और वस्त्र इनका साधर में एक ही होता है। सो यही जो बातें हम लोग फिलोसॉफी में सीखते हैं, वही बातें उन्होंने वहां पे भी देखी। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम ये क्या है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी और इटसेल्फ एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है, जो अनेक अलग अलग विधाओं से जुड़ा होता है। तो ये हो गया नॉलेज के बारे में। तीसरा शब्द आता है सिस्टम। अब सिस्टम के यहाँ पे दो मतलब हमें दिखाई देते हैं, एक है प्रणाली और दूसरा होता है परंपरा। यानी भारतीय ज्ञान, जब हम लोग परंपरा कहते हैं, तो परंपरा से सहज रूप से पता चलता है कि नॉलेज पास जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन जो नॉलेज वैदिक काल से आज तक पास हो रहा है, वो होती है एक परंपरा। दूसरा है कि जब हम इसको प्रणाली कहते हैं, तो एक स्पेसिफिक सिस्टम यानी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि कोई कुम्हार होता है जो या मूर्तिकार होता है जो मूर्ति बनाएगा, तो उसकी मूर्ति बनाने की भी अपनी एक शैली होती है, पद्धति होती है। वो भी क्या है, एक प्रकार की परंपरा है। या जितनी भी स्किल्स होती है वो अलग अलग परंपरा होती है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्योंकि मैं वैदिक बैकग्राउंड से हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में वैदिक कॉर्पस यानी वैदिक नॉलेज सिस्टम कैसे है। सो वेद कहा जाता है कि वेद में क्या है, तो चतुर्दश विद्यास्थान है, यानी 14 विद्यास्थान बताए गए। तो ये 14 जो अलग अलग विद्यास्थान, वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, जो कुछ भी है, तो वो सब अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही आपको वेदों का क्या अर्थ हो सकता है या वेदों से क्या अभिप्रेत है, ये आप निकाल सकते हैं। सो ये क्या हो गई, ये एक प्रणाली हो गई वेदों की, यानी ये एक सिस्टम हो गई। तो ऐसी भारत में ज्ञान पर आधारित बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स हमें मिलती है, चाहे वो मैनेजमेंट हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो, या फिर आयुर्वेद हो, वृक्षायुर्वेद हो, या अलग अलग साइंस की रसायन शास्त्र हो, या फिर स्थापत्य हो, या फिर नाट्य शास्त्र हो। नाट्य शास्त्र भी एक अपनी एक प्रणाली है। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा बहुत अभ्यास करेंगे या चिंतन करेंगे, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिस्टम्स यहाँ पे है, तो उसे यहाँ पे प्रणाली कहा जाता है। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम में ऐसी बहुत सारी ज्ञान शाखाएं मिलती है। इसीलिए ये विषय क्या किया गया है, एनईपी में भी हर एक स्ट्रीम को अलाइंड किया गया है और उसमें इंटीग्रेट किया गया है। अब इसकी दो प्रकार की रिपोजिटरीज हमें मिलेगी, यानी दो प्रकार की इसके ज्ञान के सोर्सेस हमें मिलते हैं। एक होता है जिसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा सिस्टमेटाइज नॉलेज, यानी जो रिटर्न फॉर्मेट में या डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में मिलता है, उसको हमने यहाँ पे सिस्टमेटाइज कहा, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है, या जैसे हमने करिकुलम की बात की, अलग अलग शास्त्र होते हैं वो। दूसरा है ट्रेडिशनल नॉलेज। अब जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है या रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, कई बार रिटर्न होता है लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल में लेते हैं। जैसे ओरल ट्रेडिशन है, या फोक सॉन्ग्स होते हैं, या कई स्टोरीज होती है, हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, या आयुर्वेद की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है। तो कोई कहता है कि कुछ वनस्पति है, उसमें से मैं तेल निकालता हूँ, कुछ मिक्स करता हूँ और आपको लगाता हूँ, तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। अब इसका पैटर्न नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन वो अगर परंपरा से चलते आ रहा है, तो वो इसमें आएगा। अब हमारा क्या काम क्या है, तो हमें जितनी भी हमारे आसपास ऐसी नॉलेज सिस्टम्स दिखती है, उसको सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना, उसको वैलिडेट करना, और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करना, यानी सिस्टमेटाइज फॉर्म में लाना। इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये भी एक पर्पज है कि ये जो स्कैटर्ड नॉलेज हमारे यहाँ होता है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो एक बार मैं भुवनेश्वर और कटक में गया था। वहाँ पे एक बाली जत्रा नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हम उसी को डॉक्यूमेंट करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वो लोग कुछ फोक सॉन्ग्स उगाते हैं, यानी उस दिन जब बाली जत्रा का उत्सव होता है, तो कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग थे, वो नाव ले करके बाली जत्रा, यानी बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वो समुंदर से उस ओर बढ़ते थे। और उस समय फिर उनकी बोट कैसे होती थी, तो उनके सॉन्ग्स में वर्णन आता है, वो कहते हैं कि उसमें एक भी खिला यानी आयरन का नट नहीं रहता था। तो वो रस्सी और लकड़ी से ही बनाते थे, लेकिन बड़ी बड़ी होती थी।
फिर वो बताते हैं कि वो क्या क्या लेके जाते थे, तो यहाँ से मसाले और भारतीय संस्कृति लेके जाते थे। फिर उसकी पद्धति क्या थी, कहाँ से आती थी, कहाँ तक जाते थे, वहां पे उनका स्वागत कैसे होता था, कौन से समय वो निकलते थे, कौन सा नक्षत्र होता था, कैसी स्थितियां होती थी, ग्रह कैसे होते थे। तो ये जो सारी जानकारी मिली उसके हमने क्या किए, व्हाइट पेपर्स बनाए। तो अब देखिए, फोक सॉन्ग्स था ट्रेडिशनल नॉलेज में, लेकिन वहां पे जो कुछ हो रहा था उसके व्हाइट पेपर बनाने यानी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अब वो हम लोग केस स्टडी करके या नॉलेज ट्रेडिशन, इंडियन मेरीटाइम ट्रेडिशन, नौकानयन के संदर्भ में जो प्राचीन ज्ञान है, ऐसा विषय लेकर के आईपीएस में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसी प्रकार हमारे भी आसपास, आर देयर एनी सच नॉलेज सिस्टम्स दैट यू नो, हमारे घर के आसपास, कॉलोनी के आसपास, शहर के आसपास, राज्य के आसपास, देश में कहीं पे भी अगर ऐसा हमें दिखता है तो हमारा काम है कि उसको सामने लाना। और हमारे पास तो आईकेएस विकी सेंटर है, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि अभी तक विकी के बारे में इतना अनुभवी काम कहीं पे नहीं हुआ है। तो अगर हमारे पास ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हो तो हम छात्र भी उसमें योगदान दें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग डालें। अब देखते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम ये विषय हमारे एकेडमिक करिकुलम में कैसे आया। तो आईकेएस की जर्नी कैसे रही, इसका जन्म कैसे हुआ। तो एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले इंडियन नॉलेज सिस्टम ये वर्ड सभी ने सुना, लेकिन ये वहां पे क्यों डाला गया। तो कुछ क्वेश्चन सबके सामने थे। एक तो था कि भारत में अगर कोई समस्याएं है तो पहले भी थी, आज भी है। तो पहले जब समस्या थी तो उस पे सोल्यूशन ये तो भारतीय ही निकालते थे। अभी हो सकता है कि बहुत सारी विषयों के बारे में हमारे यहाँ फॉरेन टेक्निक या फॉरेन टेक्नोलॉजी हम लोग हायर करते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भारत में ही उसके सोल्यूशन मिलने चाहिए। इतना ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, तो महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम है और गुजरात में कोई प्रॉब्लम है और मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के कोई रीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो हर एक रीजन की अपनी कल्चर, उनका जो रिचुअल्स होते हैं, एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है। तो इसके आधार पर वहाँ के लोगों की मानसिकता होती है, उसका एक इतिहास होता है। सो महाराष्ट्र में, गुजरात में और नॉर्थ ईस्ट में एक ही प्रॉब्लम आया तो उसका सोल्यूशन एक ही नहीं हो सकता। वहाँ के रीजन, जोग्राफिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स को देख करके वहाँ वहाँ की रचनाएं और सॉल्यूशन सिस्टम्स बनाई जाती है। सो देयर मस्ट बी इंडियन वे फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो रीजनल आईकेएस नॉलेज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। सेकंड है, इज इट वर्थ स्टडिंग व्हाट अवर एंसेस्टर डिड एंड थिंक, कि जो कुछ भी हमारे आईकेएस स्कॉलर्स जो होके गए आज तक, महर्षि पाणिनि जी से लेकर के आदि शंकराचार्य जी हो या बाकी कोई भी हो, जितने भी महापुरुष या आईकेएस स्कॉलर्स होके गए, उन्होंने जो कुछ भी लिखा या किया, क्या वो सब नॉलेज आज के लिए हमारे काम का है। कई बार जब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे या कोई उस पे ब्लॉग्स लिखता है या कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो एग्जैगरेटेड भी कई बार देखी जाती है। फिर एग्जैगरेशन का ही प्रचार होता है और हमें पता चलता है कि अरे हम भी इसका प्रचार कर रहे थे लेकिन ये बात तो स्क्रिप्चर्स में है ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए जो कुछ भी हमारे पास था या है, तो वो एज इट इज सबके सामने आना चाहिए। तो उन्होंने जो किया था उसमें रिलीवेंट क्या है, इज इट रिलीवेंट टुडे, आज के सांप्रत अवस्था में उससे क्या हमें लेना चाहिए, इसके लिए भी ये पढ़ना आवश्यक था। और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू एंड योर स्टूडेंट्स, यानी जो आज के जो शिक्षक है तो उनके लिए और हमारे जैसे जो छात्र है उनके लिए ये विषय हमने क्यों पढ़ना चाहिए। ये कुछ विषय, ये कुछ प्रश्न सामने आए थे। इन प्रश्नों को ही लेकर के क्या हुआ फिर, इस पे ऊपर चर्चा हुई, मंथन हुआ और बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक सभी के तरफ से आए। जैसे कुछ कारण मैंने दिए हैं कि पॉजिटिव ऑफ जेन्युइन स्कॉलरशिप, इसका मतलब होता है, ऐसा पता चला कि प्रोपोगेशन ऑफ मीथ्स एंड अनसाइंटिफिक क्लेम्स, कि बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो वास्तविक स्क्रिप्चर में या टेक्स्ट में नहीं थी लेकिन उसका एग्जैगरेशन बहुत हुआ था। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स ने एकत्रित आकर के कुछ स्कॉलरशिप या इसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहिए। दूसरा है क्रिटिकल नीड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अभी अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये विषय हम लोग सोच सकते हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री में क्यों डाला, ये कल्चर मिनिस्ट्री में डालना था, इसमें कल्चर और हिस्ट्री है। लेकिन क्यों एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन
कैन टेक लीडरशिप इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्चिंग द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल हेरिटेज, क्योंकि उनको पता है रिसर्च कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, और अगर ये नॉलेज आगे पास ऑन करना है तो इससे इसके ऊपर ऑथेंटिक रिसर्च कैसे होना चाहिए। इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी इससे जोड़ा गया, जो आज हम जानते हैं कि, और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बताया गया आईकेएस डिवीजन के द्वारा। हम लोगों ने लगभग 50 से ज्यादा अलग अलग आईकेएस सेंटर्स भारत में बनाए। लेकिन अभी भी हम लोग सभी को कहते हैं कि आप अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो छात्र इसमें इंटरेस्टेड है, जिनको भारतवर्ष के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को उजागर करने में कंट्रीब्यूशन देना है, ऐसे लोग एकत्रित आए, एक प्रोजेक्ट बनाए और अपने सेंटर के थ्रू उसको आगे बढ़ाए। इससे क्या होगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का वास्तविक रूप से विकास होगा, और तभी जाके भारत को भी हम लोग कहते हैं वो विश्व गुरु पद को फिर से प्राप्त कर सकता है। सो ये थे इसके कुछ कारण। फिर ये सब चर्चा और मंथन लेकर के एनईपी में कुछ अलग अलग जो सेक्शंस आपको स्क्रीन पे दिखते हैं, वहां पे इस विषय के बारे में बताया गया। अब ये सेक्शंस अगर आप थोड़े गौर से देखेंगे तो इसमें आपको दिखता है, पहला पॉइंट देखिए, करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ इसेंशियल सब्जेक्ट। क्योंकि हमने देखा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा ये विषय मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं संगीत शास्त्र भी सीखता हूँ, फिर भी क्या होता है उसमें मुझे बाकी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है। टुवर्ड्स सम मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, अभी हमने बात की। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स। अब अगर रिसर्च होता है और फॉरेन के कुछ मेथोडोलॉजीज लेकर के मैं रिसर्च करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक रीजन में, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ की संस्कृति और परंपरा को पूरक उसका सोल्यूशन होना चाहिए। इसलिए उसमें रीजनल फैक्टर्स एंड क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च भी होना चाहिए। तो ये भी आईकेएस से कहीं ना कहीं एनईपी में जोड़ा गया। प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमने देखा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में केवल दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द थेरोटिकल नॉलेज, पर इसका पर्पज है कि गोइंग फ्रॉम लाइब्रेरीज टू लेबोरेटरीज। लाइब्रेरी में जो कंटेंट हमारे पास है उसका हम लोग लेबोरेटरी में यानी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या कर सकते हैं। इसलिए ये डायरेक्टली जो आज तक किताबों में था उसको प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करने के लिए काम में आता है। इसलिए सेक्शन 20 में भी आईकेएस का कुछ संदर्भ मिलते हैं। और लास्टली प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर। अलग अलग भाषाएं हैं भारत में, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। तो उन सभी में भी क्या क्या हमें शिक्षा मिलती है, उसका भी संस्कार और शिक्षा देने में क्या योगदान है, इन सभी बातों को लेकर के एनईपी में अलग अलग सेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब इस सब को लेकर के 2020-21 की ये बात है। तो उस समय क्या हुआ, आईकेएस डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन के दो प्रमुख विजन थे। कौन से थे और ये हमने क्यों ध्यान में रखने चाहिए? अब हमें इसलिए ध्यान में रखने हैं क्योंकि आगे चल के हमारे बैचलर्स में, अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चल रहा है कि उसमें भी ये विषय लाना है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ये विषय हमें रहने वाला है। इस विषय में नेट की एग्जाम में भी ये विषय डाला गया है ताकि इसको लेकर के आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद अभी ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि जो आईकेएस सेंटर से वहाँ पे आपको पीएचडी अगर आप है तो आप मेंटर करके या पीएचडी स्कॉलर करके रिसर्चर करके आपको अच्छा जॉब वहाँ पे मिल सकता है। या फिर अलग अलग कॉलेजेस में भी आप आईकेएस के प्रोफेसर्स भी लग सकते हैं। उसके लिए भी कुछ अभी चिंतन चल रहा है। तो ये सब देखते हुए आईकेएस डिवीजन ने सबसे पहले क्या किया, अ, दो इसके विजन फिक्स किए। एक है प्रमोट इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, अलग अलग क्षेत्रों में जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना है। दूसरा, टू प्रिजर्व एंड डिसेमिनेट आईकेएस फॉर सोसाइटल एप्लीकेशंस। इसका अगर सोसाइटी में एप्लीकेशन करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे, जैसे हम लोगों ने जो सेंटर्स बनाए तो हमने देखा कि कहीं पे नाट्य शास्त्र है, कहीं पे साउथ में इंडियन मार्शल आर्ट्स हमें दिखा, कई जगहों पे संगीत के ऊपर था सेंटर्स बने हैं, कई जगहों पे जो योग शास्त्र था उस पे कुछ काम है, तो कुछ जगहों पे भौतिक शास्त्र है, प्राचीन रसायन शास्त्र है। वो लोग अपने अपने तौर पे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे।
लेकिन फिर उन लोगों को थोड़ा बहुत फंडिंग दे करके उसको डेवलप करके उसको प्रिजर्व करना, और उनके द्वारा जो कुछ रिसर्च है उसको ऑथेंटिकेट करके उसके रिसर्च पेपर्स बनाना, और उसको रेफरेंस के माध्यम से एजुकेशनल करिकुलम में लाना, इसे हम लोग कहते हैं डिसेमिनेशन। तो ये सब बातें आईकेएस डिवीजन ने की। इसका जो वेबसाइट है ikesindia.org, ये आपको नीचे दिख रही है, ये आपको वहाँ पे मिलती है, और वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये सब डिटेल्स इसके बारे में आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि इस विषय में क्या क्या आता है। अगर आगे चल के हमें इस विषय में काम करना है तो इसमें कौन सी बातें आती है। सबसे पहले तो दो डिविजन्स, एक इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस करके प्रोफेसर बी महादेवन जी भट्ट एंड पवन जी, इनका बुक है। इसमें ये इस प्रकार का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। इसमें उन्होंने दो बातें बताई। एक दिया लिटरेरी, फिर से वही जो मैंने कहा कि जो रिटर्न या डॉक्यूमेंटेड है। दूसरा है नॉन लिटरेरी, यानी जो रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है। लिटरेरी में उन्होंने क्या किया, तीन डिविजन्स किए। पहला किया वैदिक कॉर्पस। वैदिक कॉर्पस यानी वैदिक साहित्य, जिसमें और दो भाग किए। एक किया कोर। कोर में जो चतुर्दश विद्या स्थान यानी मूल जो ग्रंथ आते हैं वो सब उन्होंने कोर में डाले। अब हम लोग कहते हैं कि अ, सभी जगहों पे ये प्रूव भी हुआ है कि वेद ये वेदास आर द फर्स्ट लिटरेचर ऑन द अर्थ। अगर क्रोनोलॉजी भी देखे तो वैदिक साहित्य को प्रथम साहित्य माना जाता है, इसलिए वेद उन्होंने पहले लिया। उसमें कोर टेक्स्ट एक जगह पे लिए, एंड अदर्स में वेदों पर आधारित जो भी कोई साहित्य मिलता है। मान लीजिए कि अगर कोई अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कोई ग्रंथ है, और उसका जो लेखक है वो कहता है कि ये जो सारा इंफॉर्मेशन या थेरी या रिसर्च मैंने लाया वो सब वेदों के आधार पर मैंने किया, तो वो विषय यहाँ पे अदर्स में आएगा। सो बेसिक एंड अप्लाइड नॉलेज जो कुछ भी वेदों पे आधारित है वो अदर्स में आता है। दूसरा है अदर देन वैदिक कॉर्पस। अब वेद के बाद भी जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या और भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो अलग अलग ज्ञान शाखाएं, या जैसे मैंने कहा था कि लोहार का काम है, कुम्हार का काम है, स्किल बेस्ड जो नॉलेज परंपराएं है वो भी इसमें आती है। सो वो सब जो वेदों के अलावा भी हमें दिखाई दे, या इस प्रकार से एस्टेब्लिश हो, तो वो अदर देन वैदिक कॉर्पस में यहाँ पे उन्होंने ली। तीसरा उन्होंने लिया है रीजनल। अब रीजनल में क्या क्या आता है। सो वेल्थ ऑफ रिलीजियस एंड अदर लिटरेचर इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। भारतीय भाषाओं में जो जो भी साहित्य, जो जो भी नॉलेज पार्ट हमें मिलता है वो सब, जैसे अभी संस्कृत हो, या फिर मराठी है, या गुजराती है, या तेलुगु है, या तमिल है। सो जो जो भी अलग अलग, जैसे मैं साउथ ईस्ट में ओरिएंटेशन के लिए, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में ओरिएंटेशन के लिए गया था, तो आसाम में गया था। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे स्वामी शंकर देव जी होके गए, जिनकी एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट उनके अवेलेबल है, उनकी खुद की एक फिलोसॉफी थी, उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज होके गए, संत तुकाराम महाराज होके गए। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि उनकी जो फिलोसॉफी है वो वहाँ पे सभी लोग मानते हैं, उसके आधार पर बहुत सारे कस्टम्स और रिचुअल्स भी फॉलो करते हैं। सो वहाँ क्या रीजनल नॉलेज का इम्पैक्ट, वहाँ पे जो कुछ भी है वो सब भी यहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम में आता है। अब महाराष्ट्र में मराठी है, लेकिन और भी जो सब पार्ट्स है उसमें मराठी के भी अलग अलग वर्जन हमें मिलते हैं। मुंबई की अलग होगी, पुणे की अलग होगी, नागपुर की अलग होगी। सो वहाँ पे भी नॉलेज के बहुत सारे नॉलेज के पार्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि रीजनल नॉलेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। और दूसरा नॉन लिटरेरी में हमने देखा था कि ओरल ट्रेडिशंस, फूड एंड लाइफ प्रैक्टिसेस, फोकलोर है, या मेडिसिनल हेल्थ प्रैक्टिसेस है, तो वो लाइवली कल्चर में जो कुछ भी फॉलो हो रहा है वो सारी बातें इसमें आती है। सो ये हो गया इसका एक क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क। मुझे लगता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या क्या आता है ऐसा पूछा गया, तो इतनी तो इंफॉर्मेशन एटलीस्ट हमें होनी चाहिए। अब उसके सोर्सेज का, यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में मुझे अगर कुछ मटेरियल चाहिए तो वो किस प्रकार का हो सकता है। सो तीन प्रकार का हम लोग बताते हैं। एक है प्राइमरी, एक होता है ट्रांसलेटेड प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ये स्पेशली फैकल्टीज के लिए है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा यहाँ पे इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग इसका जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं।
उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स हो, रिसर्च पेपर्स, मोनोग्राफ्स। लोकेशन, लोकेशन क्यों, कि अगर कोई मंदिर पे या कोई आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, किला है, उसके ऊपर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट करना है या आईकेएस के ऊपर आईकेएस बेस्ड कोई रिसर्च करना है, तो वो लोकेशन में हमें जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे पता चलेगा। या हड़प्पा मोहनजोदड़ो होता है, तो वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद एक्सकेवेशन में मिलता है, कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ धातु की कुछ सामग्री मिलती है, फिर पता चलता है कि धातु इतने इतने साल पुराना था, फिर वो कैसे बनाया जाता था, उसकी प्रोसेस क्या थी, क्या उसका उल्लेख किसी ग्रंथ में मिलता है। तो ये सब बातें लोकेशन बेस्ड होती है। सो इसलिए लोकेशन, फिजिकल फॉर्म, फिल्म, डिजिटाइज कंटेंट, ये सब कुछ इसके सोर्सेस एंड रिसोर्सेस है। प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे वेद की बात करें तो चार वेद, छह वेदांग, पुराण, इतिहास, दर्शन, ये जो कुछ भी बातें हैं ये इसके प्राइमरी सोर्स में आती है। तो जनरली हम लोग बताते हैं कि आपकी जो डिसिप्लिन है, कोई मैथमेटिक्स वाला होगा, कोई आप योग से है, या कोई नाट्य शास्त्र से होगा, तो आपकी जो भी डिसिप्लिन है उसमें प्राइमरी टेक्स्ट या प्राइमरी सोर्सेस कौन से आते हैं, उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर ट्रांसलेटेड प्राइमरी, अब सभी जो ग्रंथ है, कोई संस्कृत में होते हैं, कोई पाली प्राकृत है, कोई मोडी लिपि में होते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है अलग अलग लिपियों में होती है, लेकिन उसके ट्रांसलेशंस भी अवेलेबल होते हैं। सो ऐसे टेक्स्ट जो प्राइमरी है उसके कोई ट्रांसलेशंस अगर हो, तो उसकी भी हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो, तो ये जो आर्यभट्टीय हो, बीजगणित है, बृहद संहिता, गणित शास्त्र, गणित, युक्ति भाषा, गोल दीपिका, ये सब क्या है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड टेक्स्ट है। कई बार हमें ये भी सुनना पड़ेगा, लोग कहते हैं कि अरे हमें तो इंटरेस्ट है लेकिन इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ही नहीं मिलते। तो जो मैंने आईकेएस की वेबसाइट आपको दी, वहां पे अगर आप जाएंगे तो लगभग 500 से ज्यादा अलग अलग आईकेएस बेस्ड बुक्स उन्होंने वहां पे रिकमेंड किए हैं। उससे हमें पता चलता है कि मटेरियल तो बहुत है। जो 52 सेंटर्स मैंने बताया आईकेएस के, वहां पे आप विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग आईकेएस स्कॉलर्स भी मिलते हैं, उनके पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं। तो वो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, एक कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ेगा। अगर हमारा सेंटर है तो सेंटर के हम लोग सेंटर के रिसर्चर्स बन के अपना अपना जो इंटरेस्ट का फील्ड है, जो डिसिप्लिन है, उसके अलग अलग स्कॉलर्स को मिल सकते हैं, उनसे ये नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं और इसको ठीक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस में क्या आता है, सेकेंडरी सोर्स में पहले दो छोड़ करके, जैसे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स पे कुछ बुक्स हमें मिलते हैं, या ई पुस्तकालय अगर आप सर्च करें वहां पे कुछ बुक्स मिलते हैं। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, अलग अलग कैटलॉग्स, लाइब्रेरीज होती है, या अभी अलग अलग बुक्स भी कई बार हमें दिखाई देते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ नए एडिशंस होते हैं। वीडियो लेक्चर्स, जैसे आज का ये लेक्चर हो, या इससे पहले भी आपके कुछ ओरिएंटेशंस या लेक्चर्स हुए होंगे, या आपके यहाँ क्लास होती होंगी। सो वो जो कुछ भी आईकेएस रिलेटेड मटेरियल होता है, सेकेंडरी सोर्स में हमने यहाँ पे लिया है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स में जब हम लोग इंटरनेट के थ्रू कुछ मटेरियल इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, कई बार हमें पता चलता है कि जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, वो बराबर नहीं है। जैसे मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया था, जहाँ पे वैदिक मंत्र पढ़ के उसका ट्रांसलेशन पढ़ा जा रहा था। तो एक मंत्र था जिसमें गौ शब्द था, और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ा कि द ग्रुप ऑफ काउज रनिंग इन द स्काई। अब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय का जो ग्रुप है या झुंड है, वो किस प्रकार से आकाश से दौड़ सकता है। सो मैंने क्या किया, उनसे पूछा कि इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। उन्होंने बताया ऋग्वेद में ये मंडल में ये सुक्त का ये मंत्र है। सो मैंने वो देखा, आइडेंटिफाई प्राइमरी सोर्स, वो ठीक निकला। फिर कंसल्ट एन एक्सपर्ट, फिर मैं जो वैदिक एक्सपर्ट है उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे गौ शब्द आ रहा है, गौ का मतलब तो गाय होता है, और फिर इन्होंने ये बताया, तो ये गलत कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहां पे गौ शब्द का वर्बल रूट है गम गच्छति, यानी उसका मतलब होता है टू मूव। और वेदों की जो डिक्शनरी है, निरुक्त या निघंटु हम लोग उसे कहते हैं, तो उसमें भी दिया है, पृथ्वी के जो अलग अलग नाम है उसमें भी है गौ, ये नाम उसको दिया है। फिर उन्होंने बताया कि जो वैदिक सूक्त था, जैसे किसी पोयम का एक पोएटिक कैरेक्टर होता है, तो वैसे हर एक वैदिक सूक्त का एक देवता होती है। तो वो देवता अगर पृथ्वी है, तो वहां पे वो गौ शब्द पृथ्वी के लिए आया। सो कंसल्ट एन एक्सपर्ट। फिर उसके मल्टीपल सेकेंडरी सोर्स, क्या उसके ऊपर कोई कमेंट्री है, भाष्य है, टीका है,
एविडेंस फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इस प्रकार से जो कुछ भी नॉलेज हमारे सामने आता है वो ऑथेंटिक है क्या, ये हमारे तौर पर उसका एक कसौटी करने के लिए हमें एक अपनी मेथड बनानी चाहिए। जैसे ये मेरी मैंने बनाई। अब एक बार मैंने सुना कि राम सेतु, मैं एनसीईआरटी की जो कमेटी थी जो टेक्स्ट बुक बनाती है पहली से लेके 10वीं तक दिल्ली में, तो वहां पे गया था तो राम सेतु के बारे में कुछ सब्जेक्ट में उल्लेख हो रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख राम सेतु नाम से है या नला सेतु नाम से है। मेरे पास कुछ एक दो श्लोक थे, वो मैंने रेफरेंसेस दिए जिसमें उस सेतु का उल्लेख नल सेतु करके करके है। और उन्होंने बताया कि नल और नील इन दोनों ने वो बनाया इसलिए उसे नल सेतु कहा। फिर मैंने पूछा क्या अगर ये है तो राम सेतु के नाम से क्या कोई श्लोक वहां पे मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो क्या हमें ये दोनों डालने चाहिए, या अगर नहीं है तो फिर राम सेतु कैसे कहा जाता है, क्या उसे नल सेतु कहा जाना चाहिए। तो ये आवश्यकता होती है कि कई बार जो फैक्ट्स हमारे सामने आती है उसको रिसर्च करके ऑथेंटिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है जो एक्यूट नॉलेज होता है वो सभी के सामने आता है। सो अब तक का जो मैंने बताया दैट वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसका रिपोजिटरीज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद उसके सोर्सेस रिसोर्सेस क्या है, और वो किस प्रकार से आज आवश्यक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आगे का जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम अलग अलग विषयों में किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें जितना अलग अलग जितने भी टेक्स्ट, क्योंकि हमने देखा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे कोई भी टेक्स्ट अगर हम निकालें, रामायण हो या महाभारत हो या पंचतंत्र हो या जातक हो या कौटिल्य अर्थशास्त्र हो, कोई भी टेक्स्ट निकालते हैं तो हर एक टेक्स्ट में मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक तो हमें दिखाई देता है। सो जितने टेक्स्ट रहेंगे उतने विषय भी हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि उसमें उसमें से कुछ जो विषय है उन विषयों में किस प्रकार से हमें आईकेएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे रिसर्च या अभ्यास कर सकते हैं। जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन वर्ड्स। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज वायरल हुआ था, शायद हम सभी ने देखा होगा, वैल्यू ऑफ पाई ये रिप्रेजेंट करने के लिए एक श्लोक आया था, शायद किसी को पता भी होगा। अब हमारे यहाँ ऐसी क्या जरूरत पड़ी होगी, व्हाई डिड इंडियंस नीड टू डू दिस, कि जो नंबर्स थे उनको उन्होंने अक्षरों में यानी वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया। क्या वो इस प्रकार के कैलकुलेशन करते थे जिससे बहुत बड़े नंबर बनते थे और उसको उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ा, या उस समय जैसे आज सॉफ्टवेयर में इंक्रिप्टेड या कोई अलग अलग वर्जन्स होते हैं, क्या वो उस प्रकार की कोई तकनीक उनके पास थी कि जिसके लिए उनको इंक्रिप्टेड वर्जन चाहिए था, या इंक्रिप्शन ये एक मेथड उन्होंने डेवलप की थी उस समय जिसका एक उदाहरण नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना था। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग ये पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियां जैसे तीन मैंने यहाँ पे दी, भूत संख्या पद्धति, आर्यभट्टास मेथड एंड कट्टापयादी सिस्टम। ये दो तीन मेथड्स में यहाँ पे दे रहा हूँ कि जो अ, जिसमें ये सब प्रक्रियाएं दिखाई देती है। उसमें से भी अगर एक का उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे कट्टापयादी मेथड है, एक उदाहरण जैसे शंकर वर्माकृत सदरत्नमाला में इसका जो उल्लेख दिखाई देता है, तो उन्होंने क्या किया, क से लेकर के जितने भी अलग अलग लेटर्स है उसको एक से लेके 9 एंड 0 इस अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। फिर नीचे सेकंड लाइन देखिए, वच है, तो वह कहाँ पे आ रहा है, वो 4 के ग्रुप में आ रहा है इसलिए 4। च कहाँ पे आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो ये हो गया 4 एंड 6। लेकिन उन्होंने क्या बोला, अंका नाम वामतो गति, जो रेड लेटर्स में लिखा है कि अंक को पढ़ते समय उल्टा पढ़ना है, तो वचा क्या हुआ 6 4। उसी प्रकार नीचे वचामी है, म ऐड हो गया तो वो हो गया 5 6 4। तो ऐसे में पता चलता है कि किस प्रकार से ये अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई। तो ऐसे हो सकता है अलग अलग पद्धतियां हमें और भी सब्जेक्ट में मिले, तो उसको भी देखने के लिए
और ये मेथड्स आज के रिलीवेंस में आज हम लोग क्या इसका कोई उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए हमें ये सब देखना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है सर्जरी। अब शायद हम सभी को पता होगा कि सुश्रुत कौन थे। तो हम कहते हैं कि फादर ऑफ सर्जरी, जो हमारी ट्रेडिशनल सर्जरी है उसका, उसके मूल पुरुष कह के सुश्रुत जी का वर्णन किया जाता है। उनको रिवॉल्यूशनरी सर्जन भी कहा जाता है, कि कहते हैं कि उस समय कोई शरीर का जैसे पोस्टमार्टम किया जाता है, उसको चीर फाड़ होने के बाद उसके अंदर क्या क्या है, कौन से ऑर्गन्स है, उसका अभ्यास, ये सब करने का एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप भी महर्षि सुश्रुत जी ने उस समय ली थी। अब सुश्रुत जी के टेक्स्ट में क्या क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो उस बैकग्राउंड का हूँ नहीं। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसलिए दिया, एक बार क्या हुआ कि एनसीईआरटी के द्वारा 11वीं और 12वीं में उनको डिजाइन थिंकिंग नाम का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना था उनके करिकुलम में। डिजाइन थिंकिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और वो प्रॉब्लम के लिए आपको आपके आसपास जो कुछ भी है उसको ऑब्जर्वेशन करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मुझे अगर आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, तो मेरे सामने एक पानी का ग्लास है, पीसी है, एक काठी है, एक अलमारी है। तो ये सब जो मेरे आसपास है उससे मैं उस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, इसे कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। तो उन्होंने हमें पूछा कि क्या हमारे भारत में इस प्रकार की कुछ संकल्पनाएं थी। तो हमने फिर कुछ आईकेएस स्कॉलर्स से संपर्क किया, तो उसमें से किसी ने हमें बताया कि महर्षि सुश्रुत जी जो थे, उन्होंने उनके समय में जो अलग अलग यंत्र बनाए, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग यंत्रों का नाम है, स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, शलाका यंत्र। तो उन्होंने जो अलग अलग यंत्र बनाए उसके जो नाम थे वो प्राणियों पे आधारित थे। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रही होगी, सिंह मुख यंत्र राइट साइड की, सिंह के मुख के समान। या ये देखिए स्वस्तिक यंत्रों का प्रमाण एवं आकृति, इसमें सिंह, व्याघ्र, वृक, तरक्षु, मारचार यानी बिल्ली, श्रुगाल यानी गीदड़, मृग, हरिण। तो ये अलग अलग प्राणियों के नाम हमें मिलते हैं। अब इसमें भी उन्होंने बताया कि दो बातें हैं। एक है कि इन अलग अलग प्राणियों की जो नाखून होता था वो स्किन के अंदर हर एक का अलग अलग तरीकों से अंदर जाता है, क्योंकि उसकी जो तीक्ष्णता है वो अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर, या कुछ पशु है कि जिनका जो दांत होते हैं, तो वो दांत कितने अंदर जाते हैं, तो वो देख करके उसके आधार पर उन्होंने उतना ही अंदर जाने वाला शलाका या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उस समय सुश्रुत जी ने बनाया। ये एक हो गया। दूसरा उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो व्याघ्र या सिंह का जो आइडेंटिफिकेशन रहता था, वो यंत्र को आइडेंटिफाई करने के लिए रहता था, उससे पता चलता था कि ये इस काम के लिए यूज करना है, ये वही यंत्र है। सो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से उस समय उन्होंने अपने आसपास जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसके आधारित अपनी एक मेथोडोलॉजी बनाई और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया। तो क्या इस प्रकार से भी ये भी आईकेएस में आता है, यानी केवल लिटरेचर बेस्ड नॉलेज ही नहीं। तो हमारे आज भी हमारे पास कुछ टेक्निकल नॉलेज होता है, लेकिन हमारे आसपास जो कुछ भी है उसको देख करके अपनी क्रिएटिविटी यूज करके क्या हम लोग इस प्रकार से उस नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बातें भी फिर से इंडियन नॉलेज सिस्टम में आती है। ये देखिए ये भी फिर से उसी का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार थोड़ा अगर और देखेंगे, तो फ्रैक्चर्स के लिए कौन सी वृक्ष यूज कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि अलग अलग वृक्ष है जिसकी जो छाल होती है वो आप प्लास्टर के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे जैसे विद्यार्थियों को प्रश्न आ सकता है कि अब तो हमारे पास अच्छा वर्जन है प्लास्टर का, अब हम लोग ये वृक्ष की छाल थोड़ी लगाने वाले हैं। लेकिन आगे उन्होंने बताया कि बैंडेज कैसे होना चाहिए। फ्रैक्चर को अगर बांधना है तो वो अति शिथिल बंध, वेरी लूज, गाढ़ बंध, साधारण बंध, अलग अलग बंध है, उसमें से भी किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये हमें देखना चाहिए कि मान लीजिए कि आज से 150, 200 या 300 साल पहले आज का जो प्लास्टर है वो नहीं हुआ होगा, तो उस समय वृक्ष की छाल लेकर के लगाना हो सकता है वो उस समय का रिलीवेंस होगा, आवश्यकता हो सकती है।
लेकिन आज अगर वो हमारे पास है तो बैंडेज बांधने के प्रकार कौन से है, उसमें क्या क्या दिया है, क्या ये हम लोग आज के इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो नॉलेज पार्ट होता है वो हमारे रिलीवेंस में आ सकता है। इसलिए जितने भी टेक्स्ट है या जितना भी आईकेएस बेस्ड नॉलेज है उसमें से आज के लिए रिलीवेंट क्या क्या हो सकता है, ये उसमें से निकालना, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपेक्षित है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आईकेएस क्या है, जैसे अलग अलग मेथोडोलॉजीज डेवलप करना है, जैसे मैंने डिजाइन थिंकिंग का उदाहरण दिया, उसी प्रकार नॉलेज को लाइब्रेरी में से लेबोरेटरीज में यानी आज के इम्प्लीमेंटेशन में लाना, ये भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब तीसरा देखिए, मैनेजमेंट इन आईकेएस। जैसे मैंने बताया कि जितने भी टेक्स्ट हम लोग निकाले, रामायण महाभारत तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुजरात प्रांत में कौन कौन से रीजनल टेक्स्ट, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम गाथा है या ज्ञानेश्वरी है या समर्थ रामदास जी का दासबोध है, तो वैसे हो सकता है आपके यहाँ भी कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल टेक्स्ट हो। उन टेक्स्ट में से मैनेजमेंट के कौन से लेसन आप निकाल सकते हैं, ये अगर आप निकालेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी द वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो उससे क्या होगा, दो बातें होती है। एक होता है कि अपना जो साहित्य है, अपने जो विद्वान है उनके प्रति अपना आदर बढ़ता है, और जो फैक्ट्स होती है, जो साइंटिफिक होती है, लॉजिकल होती है, वो भी सबके सामने आती है। जैसे रामायण में देखिए, ये भी हम सभी को पता है, मैं इसको इलेबोरेट नहीं करूंगा। लीडरशिप एंड इंटीग्रिटी हमें रामायण में दिखती है। टीम कोलैबोरेशन एंड लॉयल्टी, ये किस प्रकार किया गया, ये भी हमें दिखता है। अभी जब चर्चाएं होती है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष में जाता है, अलायंस बनता है, लेकिन पंचतंत्र जैसे कुछ बुक्स है जिसमें हमें सख्यत और मैत्री के बारे में कुछ डिफरेंस बताते हैं, कहते हैं कि मैत्री, साधारण व्यवहारिक मैत्री यानी अलायंस, ये एक दूसरे के बेनिफिट के लिए बना रहता है। लेकिन सख्यत्व जो ये जो होता है, जैसे अर्जुन और भगवान कृष्ण में था, कि प्रतिकूलता हो या अनुकूलता हो, उसका फायदा हो या ना हो, वो मैत्री हमेशा बनी रहती है, वो रहता है सख्यत्व। और जब एक दूसरे के फायदे के लिए, जैसे आज अलग अलग पॉलिटिकल सिनारियों में पॉलिटिकल पक्ष भी अलायंसेस बनाते हैं, तो हो सकता है वो केवल फायदे के लिए बना है, वो अच्छा नहीं है ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसके अपने बेनिफिट हो सकते हैं। सो इस प्रकार के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट में रूटेड है, हमें वहां पे मिलते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब सेतु बांधा गया उस समय स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या रहा होगा, कौन से वृक्ष लिए किस प्रकार से बांधा, क्या प्लानिंग बना, तो ये सारी बातें हैं जो एक टाइप से पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ऐसे भी कुछ विषय हमें मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि समर्थ रामदास स्वामी जी का ये महाराष्ट्र का रीजनल रिपोजिटरी है, श्रीमद दासबोध। तो उसमें उन्होंने कहा कि ट्रेन एंड डेवलप द फॉलोअर्स, वहां पे उन्होंने बलोपासना पे, समर्थ रामदास स्वामी जी कहते थे कि बलोपासना बहुत इंपॉर्टेंट है, बल की उपासना। वो भी कैसे, दो प्रकार का बल, एक आत्म बल और एक शारीरिक बल। तो वो क्या करते थे, अगर उनकी हिस्ट्री आप देखें तो अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग सेंटर्स बनाते थे, जिसको वो मठ कहते थे। और उस मठ में हनुमान जी की बलोपासक करके हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करते थे। और वहां पे जो भी गांव के जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा लाके उनको कुछ अच्छे अच्छे श्लोक संस्कार देते थे, जिससे आत्मबल बढ़ता था, पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। और शारीरिक व्यायाम भी करवाते थे, जिससे शारीरिक बल भी बढ़ता था। इसलिए उन्होंने ट्रेन एंड डेवलप द फॉलोअर्स। फिर मठ है तो एक संगठन है, उसको कैसे बांधना। शिवाजी महाराज जी के समय कहते हैं कि उनको कई बार कोई मैसेज अगर देना रहता था, तो ये जो अलग अलग मठ गांव को जोड़ जोड़ के उनके होते थे, तो वहां पे एक लिंक वो बनाते थे, और कोड लैंग्वेज में कोई मैसेज रहता था, वो यहाँ के जो लोग होते थे वो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को पास करके मुख्य व्यक्ति तक पहुंचाते थे। तो जो बलोपासना के लिए मठ बने, दे वर ऑल्सो बिकेम द मीडियम फॉर द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए अगर हमें आईपीएस पे कुछ अध्ययन करना है, तो उसमें ये भी एक केस स्टडी आ सकती है। जो अभी दासबोध देखे तो कोई भी कहेगा कि ये तो एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इससे जुड़ी ये बहुत सारी बातें भी वहां पे मिलती है। सो देर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल थ्रेड्स। केवल आवश्यकता है कि आप लोगों ने अपना थोड़ा सा समय इसमें इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा समय निकाल के इसमें डालना है। बॉटनी के बारे में अगर बात करें,
ये जो इमेज आपको लेफ्ट साइड में दिखती है, ये महाराष्ट्र में स्टेट लेवल का एससीईआरटी का जो एक सिलेबस मेकिंग का वर्कशॉप था, वहां पे मैं गया था। तो वहां पे ये छठवीं कक्षा में स्टैंडर्ड 6 में जनरल साइंस में बाल भारती के बुक में ये इमेज दी है, जिसमें उन्होंने देखिए क्या, ये हम सभी ने पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कैसे होता है, उसमें फ्लावर्स होते हैं, स्टेम होता है, फ्रूट है, लीफ है, रूट है। लेकिन राइट साइड में देखिए, आपको दिखेगा कि ये तो केवल मैंने वैदिक लिटरेचर से निकाला है। ये जो अलग अलग नाम है, अग्रभाग, अपसजा, कांड, मूल, औषधि, पर्ण, फल, पुष्प, तो लगभग 200 से 250 यानी 250 तक अलग अलग रेफरेंस मेरे पास अभी भी है, जिसमें वृक्षों के अलग अलग भागों को उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार नाम दिए गए हैं। अब फिर से आपको प्रश्न होगा कि सर, अगर मुझे बॉटनी में आगे रिसर्च करना है, तो क्या मैं ये टर्मिनोलॉजीज लेकर के, ये नाम लेकर के मुझे पढ़ना चाहिए? निश्चित ही नहीं। आप मॉडर्न जो नाम है वो लेकर के ही पढ़ेंगे। लेकिन जब, अगर स्कूल में हम लोगों ने एक जैसा इंफॉर्मेशन बॉक्स होता है या फैक्ट बॉक्स होता है, वो अगर डाल दिया कि ये जो आज के नाम दिए गए हैं ये तो ईसा 1000 से ऊपर की है, लेकिन वेदों का आयुर्मान अगर आप देखें तो कम से कम ईसा पूर्व 5000 साल बताया जाता है, उससे भी पहले हो सकता है। तो लगभग ईसा पूर्व 5000 साल पहले हमारे यहाँ इन विषयों को लेकर के चर्चा थी। ऐसे विद्वान थे जो इन विषयों पर चर्चा करते थे, और उनके द्वारा जो लिटरेचर है, यानी इट मेक्स us to feel proud about our ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स, कि उनके पास इन विषयों के ऊपर भी कुछ चर्चाएं होती थी, जो बाकी संस्कृति या बाकी जगहों पे हमें इतना उसके एविडेंस नहीं मिलते हैं। सो इस दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट होता है। सो जब भी हम, हो सकता है कि हम कहीं पे पेपर प्रेजेंट करें, या फिर हम लोग कहीं पे व्याख्यान दें, या हमारे कॉलेज में कोई कंपटीशन हो तो उसमें डिबेट में उतरे, या जो कुछ जहाँ पर भी हमारा एक्सपोजर होगा, क्या उसमें हम लोग छोटी छोटी ऐसी बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ी है। जैसे एक प्रश्न मैं ही आपको पूछ सकता हूँ कि आपने देखा होगा पानी पीने का ग्लास, आज हम लोगों का जो होता है बड़ा वाला, और अगर आप पूजा या हमारी संस्कृति में जाएंगे, या पूजा करते समय जो ग्लास होता है जिसे हम लोग फुलपात्र कहते हैं, वो छोटा होता है, और उसके जो बॉटम होता है जहाँ से पानी पिया जाता है वो चपटा होता है। क्या हमने कभी सोचा वो क्यों होता है? तो वैदिक शास्त्रों में कुछ मंत्र भी है, और शास्त्र में भी इसके रीजन मिलते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दांत में विष होता है। जब हम लोग सीधा आज के ग्लास से पानी पीते हैं, तो हमारे दांत पानी को लगते हैं, और वो जो पानी होता है उसमें कुछ ना कुछ विष की क्वालिटीज आती है, और वो हम लोग पी लेते हैं। उससे उल्टा, जो ग्लास जिसके बॉटम पे वो पतला होता था, एक किनार होती थी, उससे जब हम लोग पानी पीते थे, तो वो दांत को यानी दांत के ऊपर वो रहता है, तो दांत उसको डायरेक्टली पानी को नहीं लगता, वो सीधा पेट में जाता है। इतना सूक्ष्म चिंतन हमारे यहाँ किया गया था, और उस पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सांस्कृतिक पद्धति से किया गया था। लेकिन क्या हमें कोई बताता है तो क्या हमें उसके रीजन पता रहते हैं? अगर रीजन पता भी होते हैं तो क्या हम लोग ये बाहर के लोगों से शेयर करते हैं क्या? ये सभी करने के लिए ही आईकेएस ये विषय बना है। मुझे लगता है कि निश्चित ही आप युवा लोग इसको जितना प्रमोट करेंगे, उतना बाकी कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार बॉटनी में और देखें तो, ये देखिए, जो पत्ते होते हैं, अलग अलग पेटल्स होते हैं प्लांट्स के, उस पर आधारित अ, वृक्षों का डिवीजन किया गया है। उपवन विनोद नाम का जो ग्रंथ है उसमें, अब वात पित्त और कफ हमें लगता है आयुर्वेद में ही है, लेकिन आयुर्वेद जैसे वृक्षायुर्वेद है। यानी आयुर्वेद कहा जाता है एक लाइफ स्टाइल, लाइफ यानी जीवन जीने की पद्धति। अब जीवन कौन जीता है? तो जीव जीता है। जीव कहाँ पे होता है? तो वृक्ष में होता है। तो उसके लिए वृक्षायुर्वेद नाम का अलग आयुर्वेद पद्धति है, जो वृक्षों में भी वात पित्त कफ होता है, उनके डिसीज कौन से है, उसमें क्या क्या आता है, वो उसमें दिया है। गवाह आयुर्वेद होता है, गाय भी एक जीव है, तो गाय से रिलेटेड ये सब मेडिसिनल थिंग्स या जीवन जीने की पद्धति, तो गवायुर्वेद। अश्वायुर्वेद होता है जो घोड़ों से रिलेटेड है। तो ऐसे भी बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ है, उसमें अलग अलग थेरीज, अलग अलग कंसेप्ट भी हमें मिलते हैं। तो क्या
कैन वी कंडक्ट रिसर्च ऑन थेरीज एज एक्सप्लेन्ड हियर, क्या उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, क्या वो सामने ला सकते हैं। उसी प्रकार देखे, अब समय की मर्यादा है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। फोनेटिक्स से ये भी हम सभी को पता होगा कि उच्चारण शास्त्र के बारे में, जैसे संस्कृत का तो हमें पता है कि वैदिक संस्कृत या उसमें ये उल्लेख है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के बारे में क्या, क्या मराठी में भी कोई उच्चारण शास्त्र के कुछ नियम है, उसके भी पीछे क्या कोई साइंस है, क्या गुजराती के पीछे भी कोई है, क्या इसके ऊपर हमने कभी विचार किया है। कॉम्पिटिशनल कंसेप्ट भी कई जगहों पे आते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। सोशियोलॉजी की बात करें तो अलग अलग, अब योग के भी जितने बहुत सारे ग्रंथ है उसमें भी सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे लास्ट वाली लाइन अगर आप देखें, सहना वो तू सहनो भुनक्तु, हम लोग सब साथ में रहे, साथ में ग्रहण करें, सहनो भुनक्तु। अब क्या ग्रहण करें, तो उसमें ज्ञान भी आएगा, बाकी भी बातें आएगी। सह वीर्यं करवा वही, ऐसा कुछ ग्रहण करना है जो हमारे वीर्य यानी हमारा जो सामर्थ्य है, हमारी जो मेधा है, हमारी जो तेजस्विता है, हमारी जो धारणाएं है, उन सभी को पुष्ट करे। तेजस्विना वधितमस्तु, ये सब करके हम अपना तेज बढ़ाएंगे। माँ विद्विषा वही, इसलिए बढ़ाएंगे, लोगों के ऊपर सत्ता करने के लिए नहीं। तो एक दूसरे का जो झगड़े है वो मिटा के परस्पर सामंजस्य प्रस्थापित करने के लिए हम लोग ये सब बातें करेंगे। तो सोशियोलॉजी को ही ले तो उसमें भी बहुत सारे आईकेएस के कंटेंट, तो जो जो भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस में हमें दिखाई देते हैं, जैसे आर्ट्स की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस हो या नाट्य शास्त्र है या साहित्य है। कॉमर्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इथिक्स एंड मोरालिटीज है। या साइंस की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है। तो अलग अलग विषय होते हैं, तो उन विषयों में इंडियन नॉलेज सिस्टम की कौन कौन सी फैक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, ये सब देखना ही एक्चुअली आईकेएस है। लेकिन उसमें भी हमें एग्जैगरेशन को छोड़ना है, जो कंटेंट है उस पर रिसर्च करके उसको वैलिडेट और ऑथेंटिकेट करना है, जिससे हमारी परंपरा, हमारे पूर्वज और हमारी संस्कृति का स्वाभिमान निश्चित ही बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, मेजर्स फॉर वेट। अब कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ है, जैसे स्वर्ण भस्म आदि हम लोग सुनते हैं, बहुत माइन्यूटली उसका विचार किया गया कि कैसे दो बातों को मिक्स करना है, फिर उसका वेट कैसे करना चाहिए, उसके लिए प्रमाण कौन से है। जो छंदस शास्त्र है उसमें अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, बाइनरी सिस्टम दिखाई देती है। एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी हम सभी ने सुना होगा कि जो सोलर ईयर होता है, सौर वर्ष हमारे यहाँ कंसेप्ट है, सौर वर्ष जो राशियों के आधार पर है, चांद्र वर्ष होता है नक्षत्रों के आधार पर है, या फिर अलग अलग तिथियां होती है, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, ग्रहण। आज भी आज के पंचांग अगर आप खोले, सालों से वो चल रहे हैं, उसमें ग्रहण कब आने वाला है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ होता है। तो ये बहुत सारी बातें भी हमें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भी दिखाई देती है। तो ये भी हो गया। फिजिक्स भी उसमें दिखाई देगा, ये मेरा ही पेपर है, जब मैं स्टूडेंट था उस समय मैंने पब्लिश किया था। अब गुरुकुल में पढ़ते समय भगवान विष्णु का अभिषेक करने के लिए हम लोग एक सूक्त में इस मंत्र को पढ़ते थे, जिसका नाम है अस्यवामीय सूक्त। जब मैं एमए वेद करने गया तो इसी सूक्त को दार्शनिक सूक्त करके मैंने पढ़ा, अस्यवामीय सूक्त को। और जब मैंने थोड़ा और इसके ऊपर चिंतन किया तो इसमें एक वाटर साइकिल भी मुझे दिखाई दी, जो छठवें क्लास में साइंस में मैं पढ़ता था। जैसे ही देखिए, पहला इसका चरण देखिए, समानम एतत् उदकम, द मास ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। उच्चैत्य भी, उदक यानी पानी, समान यानी समान है। उच्चैत्य वच, जो उच्च यानी ऊपर जा रहा है, अव यानी नीचे भी आता है। भूमिम पर्जन्या जिन्वंती, जिन्वंती का मतलब जो सेटिस्फाई करता है, किसको, भूमि को, किसके द्वारा, पर्जन्य के द्वारा यानी रेन वाटर के द्वारा। और दिवम जिन्वंती अग्नया, दिवा यानी द्यूलोक यानी अंतरिक्ष को, जिन्वंती यानी सेटिस्फाई करता है, किसके द्वारा, अग्नि के सहाय्य के द्वारा। सो अग्नि से फिर से उसकी वाटर वेपर होके ऊपर जाती है। तो इस प्रकार ये जो वाटर साइकिल है ये हमें इसमें दिखाई देती है। उसमें भी पानी के लिए दो नाम है, एक है उदक फर्स्ट लाइन में, दूसरा नीचे है पर्जन्य। अब पानी के लिए वेदों में लगभग 100 नाम है, जिसमें उदक का मतलब बताया जाता है यह यत उत्स्थापयति, यानी जो ऊपर में रहता है उसको। अब जैसे आपने सुना होगा कि उदक शांति, कोई जीव
या शरीर का जब त्याग होता है तो उसके 15वें दिन जो अंत्येष्टि कर्म होते हैं उसमें भी उदक, क्योंकि जीव की गति ऊपर बताइए, जो ऊपर जाने वाला है, उत यानी ऊपर जाने वाला। और पर्जन्य का मतलब होता है परेशान जनाए वर्षति, जो लोगों के कल्याण के लिए ऊपर से नीचे वर्षाव हो रहा है, उसे पर्जन्य कहा गया। खनिज त्रिमा, जमीन के नीचे से जो खनिजों को यानी मिनरल्स को टच करके जाता है उस पानी को खनिज त्रिमा कहा। तो यानी पानी को भी लेकर के, हम तो वाटर एंड वाटर वेपर ही कहते हैं या मिनरल वाटर कहते हैं, लेकिन जो पानी के भी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देख करके 100 प्रकार के नाम भी हमें दिखाई देते हैं। इस ये कहाँ से रिलेट है, कैसे आते हैं, ये होता है फिर से आईकेएस का पार्ट। अगर ये मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ तो ये उसमें आएगा। अब पशु चिकित्सा, जूलॉजी, ये तो हमें भी पता है, जैसे गाय का यहाँ पे मैंने एक मंत्र दिया जो ऋग्वेद से आता है। पंचगव्य भी हमें पता है, इसके ऊपर भी बहुत सारे, लेकिन गाय ही नहीं तो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया अश्वायुर्वेद है या गवायुर्वेद है। तो अलग अलग प्राणियों के बारे में भी बहुत सारे चिंतन अपने यहाँ है। आवश्यकता है कि हम लोग पुस्तक खोले और उसमें देखें। इसी प्रकार आईकेएस के अलग अलग पर्सपेक्टिव जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमने देखा कि कटपयादि या प्लास्टर जैसी कोई मेथड होती है, डिजाइन थिंकिंग टाइप का कोई अलग ही कंसेप्ट होता है, या फिर फैक्ट बॉक्स जैसे बॉटनी में हमने देखा कि स्टेम वृक्ष के उदाहरण देखे, इंफॉर्मेशन टाइप में भी ये सामने आ सकता है। सो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं आईकेएस को सामने लाने के। उसी प्रकार ये है एक भारतीय संस्कृति, ये भी आईकेएस का एक नॉलेज पर्सपेक्टिव है। क्यों? जैसे मकर संक्रांति जनवरी में जब होती है, तो अभी भी हमारे यहाँ मेरी दादी घर के बाहर आंगन में रंगोली निकालती है, जिसमें वो एक सूर्य निकालती है, एक रथ निकालती है और उसका एक चक्र निकालती है, एक पहिया। उसमें वो 12 आरे निकालती है। जब मैं उसे पूछता हूँ, मैंने जब छोटा था तो मैं पूछता था कि ये क्या है, तो उसने बताया कि नहीं, ये सूरज भगवान है, उनके रथ को एक पहिया है, उसमें 12 आरे है और वो घूमते हैं, इसलिए हमारा एक वर्ष पूर्ण होता है। फिर मैं गुरुकुल में गया तो वहां पे ऋग्वेद में एक मंत्र मैंने पढ़ा, द्वादश प्रदय चक्र में कन त्रीणि नभ्यानिक उतच्चिकेता। इसका मतलब दिया है कि ये जो संवत्सर चक्र है, फिर थोड़ा एस्ट्रोनॉमी उसे जोड़ के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसके कारण एक वर्ष होता है। और उसके कारण 12 महीने भी, 12 राशियों के 12 महीने, हमें तो मकर संक्रांति पता है, लेकिन हर एक राशि में जो जाता है तो उसे संक्रांत कहा जाता है। तो 12 राशियों की 12 संक्रांति होती है और वो 12 का मिलके एक सौर वर्ष होता है। सो उसे संवत्सर चक्र कहते हैं। सो संस्कृति में जो रिचुअल्स थे, जो कस्टम्स थे, तो रंगोली में ही हमें नॉलेज ट्रेडिशन दिख जाता है। तो ऐसा भी कई बार होता है, जैसे वट पूर्णिमा मनाया जाता है। अब वट पूर्णिमा हम लोग जाके दूर से देखते हैं, या जो महिलाएं होती है वो वहां पे कुछ विधि करके घर पे आती है। लेकिन अगर हम लोग टेक्स्ट खोले तो उसपे वट का पूजन करते समय वटाय नमः नहीं कहा, न्यग्रोधाय नमः कहा। क्योंकि न्यग्रोध का मतलब होता है न्यक एंड रोध, रोध यानी अरेस्ट, न्यक यानी सिक्रेशंस। कहते हैं, ये भी एक मेरा रिसर्च पेपर ही था, कहा गया है कि आप वट वृक्ष के सानिध्य में रहते हैं तो उसकी कुछ क्वालिटीज है जो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस के द्वारा, जो कुछ भी अलग अलग सिक्रेशंस आपके फ्लूइड्स आपके अंदर से सिक्रेट होते हैं, तो उसको रोकने का काम ये वृक्ष में वो क्वालिटी है। इससे क्या होता है, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है वटमूले तपोवासा। या फिर लॉर्ड यानी भगवान बुद्ध हो या जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी हो, उनका भी, उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो भी वट वृक्ष के नीचे हुई। या वैदिक कल्चर में उपनयन यानी मूंज नाम का एक संस्कार होता है, जिसे जनेऊ धारण भी कहते हैं। तो वो करके विद्यार्थी क्या जाता था, पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए गुरु के घर में जाता था, गुरुकुल में जाता था। तो वहां पे जाकर के वट वृक्ष के नीचे उसे पढ़ाया जाता था। तो वट के नीचे जो बैठता था उसे वटु, और आगे चल के उसे ही बटु कहा गया। तो बटु शब्द भी उसका ही हमें दिखता है। तो इस प्रकार से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके द्वारा भी हम लोग आईकेएस को जान सकते हैं और उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। सो हमारा उद्दिष्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ आईकेएस लाइज इन प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग वेरियस सब्जेक्ट। जितने भी आज अलग अलग सब्जेक्ट है उसमें आईकेएस कहाँ पे है,
किस प्रकार से हो सकता है, सबसे पहले तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। उस समय पेटेंट, रिसर्च पेपर, जर्नल, पीएचडीज ये भाग नहीं था। शास्त्र चर्चा होती थी, गुरुकुल पद्धति से ज्ञान ओरली दूसरी जनरेशन को दिया जाता था। लेकिन आज की अगर वो डिमांड है, तो ये सब ज्ञान को बाहर निकाल के हमें उसके ऊपर रिसर्च पेपर, जर्नल्स ये निश्चित ही बनाने चाहिए। उसको अगर प्रैक्टिसिंग नॉलेज है तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और उसको आज के करिकुलम में, आईकेएस के करिकुलम में हम लोग रेफरेंस करके दे सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास अगर ऑथेंटिक नॉलेज है, इमीडिएट आप उसको डिवीजन के देके एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा है, एनईपी 2020 में ये विषय आया है। आज तक अपने अपने लेवल पे लोग इस पे काम करते थे, लेकिन अगर इसको आज एक एजुकेशनल सेक्टर जैसा प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म मिला है, सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दैट टू फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि आप तो अभी प्रोफेसर बनेंगे 5-10 साल में, तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना जो भी इंडिजीनियस नॉलेज है उसको रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद है, इसके द्वारा केवल नॉलेज का ही प्रिजर्वेशन नहीं होगा, सो कल्चर, फिलोसॉफी, प्रैक्टिकल विजडम, ये सभी, और अपनी जो रीजनल जो एकता होती है, एकत्वता होती है, उसको भी हम लोग इससे मजबूत कर सकते हैं। निश्चित ही चैलेंजेस तो रहेंगे ही, ओवरकमिंग द चैलेंजेस, क्योंकि ये कोई अकेले का काम नहीं है। ये आपको लगेगा कि अच्छा, आईकेएस सेंटर है तो ये निहाल सर का ही काम है, या फिर वहां पे जो जुड़े हैं उनका ही काम है, ऐसा नहीं है। तो इसमें समाज के सभी लोगों का, इवन आप भी और आपके पेरेंट्स भी, जो है आपके दादा दादी होंगे, वो आपको कुछ बातें बता सकते हैं, तो उनसे भी हमें इसके ऊपर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो दिस इज द वर्क ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट। उसके बाद ये सब नॉलेज पे रिसर्च करते समय या पढ़ते समय ये भी ध्यान में रखना रखना है कि द गोल ऑफ नॉलेज इज नॉट एक्सरसाइज ऑफ पावर ओवर अदर्स, बट मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम इट्स ओन लिमिटेशन। हमारा नॉलेज ये दिखावे के लिए नहीं है, वो खुद के डेवलपमेंट के लिए है। या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, हम कहते ही है कि अभ्युदय और विकास दोनों के लिए वो काम में लाना है। सो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत में डाइवर्सिटी है, बाकी देशों से ज्यादा डाइवर्सिटी भारतवर्ष में है, तो हमारे पास उतना स्कोप भी है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आईकेएस में हम इंटरेस्टेड है, तो हमारा मिशन क्या होना चाहिए? टू इंस्पायर यूथ लाइक अस टू टेक डीप इंटरेस्ट इन इट, टू डेवलप प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज इन आईकेएस, एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ डीप प्राइड। सबसे पहले तो मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इतने सारे टेक्स्ट में इतने सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, तो निश्चित ही हमारे यहाँ अलग अलग विषयों पे चर्चाएं थी। अब उसको मैं सामने कैसे लाऊं, इसके लिए मेरे जैसे यूथ्स में किस प्रकार से मैं इंटरेस्ट ला सकता हूँ, यही हमारे जीवन का एक बड़ा मिशन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? तो हम लोग, टू प्रिजर्व दिस नॉलेज, जहाँ पे भी हमें दिखता है कि ये कुछ प्रकार का हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना है, संरक्षण करना है, रिसर्च, उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। कोलैबोरेट, अगर हमारे आसपास कोई सेंटर है, आईकेएस सेंटर है या आईकेएस एक्सपर्ट्स है, उनसे मिलकर के उनके साथ कोलैबोरेशन चालू कर देना चाहिए इमीडिएटली। डेवलप स्पेसिफिक कोर्स, कुछ कोर्स बन सकता है तो उसको बना के, क्योंकि अभी आप भी कोर्स बनाएंगे तो वो पैन इंडिया जा सकता है। इन्फ्यूज आईकेएस इनटू एग्जिस्टिंग कोर्सेज, जहाँ पे भी हमारे व्याख्यान हो, लेक्चर्स हो, हम दोस्तों से भी बात करें तो वहाँ पे इसकी चर्चाएं होनी चाहिए कि कैसे आईकेएस का एग्जाम्पल सेट होता है। डिसमिनेट दिस नॉलेज एंड ट्रेन द टीचर्स, तो फैकल्टीज जो है उनके लिए टीचर्स को ट्रेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ अलग अलग स्कीम्स भी आईकेएस डिवीजन में आती है। डॉक्टर निहाल जी को इसके बारे में पता है, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आईकेएस सेंटर है, रिसर्च स्कीम है, इंटर्नशिप्स की भी कुछ अलग अलग स्कीम्स होती है। तो ये टाइम टू टाइम जो IKSindia.org है, वो वेबसाइट पे आती है। ये इंस्टीट्यूशन का काम है कि वहाँ की फैकल्टीज इसको जाने और आप विद्यार्थियों तक इसको सही मायने से पहुंचाए। ये अलग अलग फोकस एरिया होते हैं आईकेएस के, मेडिसिन एंड योग, वेलनेस, योग, साइकोलॉजी, लॉ, फिर टाउन प्लानिंग, फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री इन इंडिया, फिजिक्स इन इंडिया, तो बहुत सारे अलग अलग उसके विषय होते हैं जिसके बारे में ये लिस्ट बताती है। के बाद इसके ऊपर अलग अलग सिलेबस वगैरह भी है, अभी वो तो यहाँ पे नहीं है। ये एक छोटी सी बात बता के मैं मेरा सेशन यहाँ पे खत्म करूंगा कि रिसेंटली मेरा बुक लॉन्च हुआ है, जो
इंडियन, कई बार मैं लेक्चर्स देता था, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता था, फैकल्टीज के साथ बातें होती थी। वो कहते थे कि सर ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें एक बुक चाहिए जो पढ़ के हमें इसके बारे में ठीक से हम लोग सोच सके। तो इसके लिए एक बुक मैंने अभी अभी लिखा, इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसमें मैंने ये उसके टॉपिक्स है। पहले टॉपिक में उसका ओवरव्यू दिया है, यही जो बात है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अभी तो पीपीटी में शॉर्टली बताया, उसमें इन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। हर एक टेक्स्ट के आखिरी में एक्सरसाइज असाइनमेंट ये सब दिया है। सेकंड चैप्टर में आईकेएस में, यानी हमारे ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज में कौन से टेक्स्ट है, सो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स एंड साइंस को देखते हुए कौन से टेक्स्ट आते हैं, कौन से स्कॉलर्स है, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, वो दिया है। तीसरे और चौथे चैप्टर में, अब आगे के जो 6 चैप्टर है उसमें 6 प्रकार के अलग अलग विषय मैंने डाले हैं, जिसे हम लोग केस स्टडी कहते हैं। जैसे थर्ड चैप्टर में है एजुकेशनल सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सो पुराने जमाने से आज तक एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, सेंटर्स कैसे थे, और वो कैसे कैसे डेवलप हुए। हम लोग सुनते हैं कि नैमिषारण्य में भागवत की कथा सुनाई गई, लेकिन क्या हमें ये पता है कि वो एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस ही थी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऋषि आए थे, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसके फिर क्या क्राइटेरियाज थे, किस प्रकार होती थी, तो ये बातें वहां पे है। सेकंड है मेजर थिएटर ट्रेडिशंस इन इंडिया। भारत में नाट्य शास्त्र से उगम है, लेकिन रीजन वाइज अलग अलग थिएटर ट्रेडिशंस कैसे दिखाई देते हैं। पांचवें और छठवें चैप्टर में इवेल्यूशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट थॉट, अलग अलग टेक्स्ट में कैसे आते हैं। और सिक्स्थ में रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये दिया है। सातवें और आठवें में साइंस रिलेटेड, सातवें में आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज है। जैसे ऑडिटोरियम हमें पता है, लेकिन नाट्य शास्त्र ग्रंथ में ऑडिटोरियम किस प्रकार बांधना चाहिए, इको कितना नहीं आना चाहिए, तो पिलर्स कैसे होने चाहिए, ऑडियंस को सुनाई भी आवाज देना चाहिए, तो उसका रचना कैसे होनी चाहिए। और 8 चैप्टर में वृक्षायुर्वेद से रिलेटेड, प्लांट साइंस के वृक्ष से रिलेटेड कौन से पुराने टेक्स्ट है, उसमें क्या क्या, उसका मॉडर्न रिलीवेंस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें दिए गए। आपको ये भी जान के आप सरप्राइज होंगे कि आज जिसे हम लोग बोनसाई कहते हैं, तो वो भी, उसका भी उल्लेख कई पे कई जगहों पे दिखाई देता है। तो ये सब बातें प्लांट साइंस से रिलेटेड भी वहाँ पे मिलती है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रयास मेरे द्वारा मैंने किया कि आप सभी को जो नॉलेज मेरे पास था वो ठीक पद्धति से आप तक पहुँचाऊँ। शायद आपने ये एंजॉय भी किया होगा। तो आई होप सो, एंड विद दिस वर्ड आई विल कंक्लूड माय सेशन। यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। स्टॉप कर दिया। नमस्ते। आ, मैं श्रेयस सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर आपने इतना अच्छे से हमको आईकेएस के विषय में बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ऐसे लेक्चर्स और भी हो और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और जितने भी पार्टिसिपेंट और फैकल्टी मेंबर, शगुन मैम भी यहाँ जुड़े हुए हैं और बाकी सब लोग भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं इसका फीडबैक लेना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ ऐसा ऐसा लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप मुझे बताइए। और दूसरा कि आप अपने से आईकेएस के लिए क्या कर सकते हैं, विषय में आप थोड़ा डिटेल में हमको लिख कर भेजिए, तो इससे क्या है कि हम आईके सेंटर के लिए और ज़्यादा काम कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। श्रेयस सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस वेबिनार को यहाँ समाप्त करने के लिए निवेदन करूँगा। और सब पार्टिसिपेंट को अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप मैसेज मत कीजिएगा, लेकिन आपको 2-3 दिन में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।
हाँ, बहुत बहुत लोगों को ऐसा यहाँ लगा होगा